तो ये स्टडी मटेरियल बेटा जो आपको मैंने व्हाट्सएप में शेयर करना है। यूनिट 1 है हमारी नेशनल इनकम 10 मार्क्स के लिए, सीबीएसई का जो सिलेबस है एज पर दिस। और सबसे पहले आता है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने आपके साथ स्टडी किया था। डे 1 का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? वेन वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर या इकोनॉमिक वेरिएबल्स एज ए होल by focusing on aggregate measures as total output, total employment। तो वहां aggregate वर्ड यूज होता है, मीन्स हम होल कंट्री का एक साथ देखते हैं। Here we are interested in finding how the levels of these aggregate measures are determined and how the levels of these agreements measure change over time। ये सब चीजें अभी आप मैक्रो में स्टडी करोगे। कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी भी कुछ ऐसा ही है कि ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे चेंज हुई है आज तक, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने आज तक। तो ये तो जस्ट ऐसे इंट्रो पार्ट है, आप रीड कर सकते हो इसको। ये सब कुछ अभी जैसे से आगे यूनिट चलेंगे, अभी तो नेशनल इनकम स्टार्ट हुआ है, फिर एग्रीड डिमांड एग्रीड सप्लाई यूनिट आएगा आपके पास, ठीक है, उसमें स्टडी होगा। एंड देन ये सब आपके रीड करने के लिए है स्टार्टिंग में। अभी इन सब का मीनिंग कुछ नहीं बनता है, बिकॉज जब आप फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर लोगे तो जाके ही समझ आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। जो स्टडी मटेरियल की बात हो रही थी बेटा, जो फाइल मैंने शेयर करनी है व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन थी, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपके लिए जस्ट एज ए इंट्रो है। कहीं एग्जाम में नहीं आते कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, वो आपके लिए बस एक लाइन है जिसको आपने +1 में भी स्टडी किया था, जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। इट इज द स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स एज ए होल। तो वो आप रीड कर सकते हो, बट अभी समझ से बाहर है हमें ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि अभी हमने कुछ स्टडी किया नहीं है। फुल सिलेबस के बाद ये समझ आएगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो अभी रीड करने का कोई बेनिफिट नहीं इसको, ठीक है। बट हमारा जो फर्स्ट यूनिट है या यूनिट 1 के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है, 1 इज कॉल्ड यूनिट 1 नेशनल इनकम, और उसके अंदर टॉपिक 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये फाइल मैं शेयर करूंगा आपके साथ। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, यहां से भी रीड कर सकते हो, नोट्स भी आपके पास है हमारे इंस्टीट्यूट के। और ये एक स्लाइड के टॉप में टाइप में दिखाया हुआ है आपको, यहाँ पर स्लाइड्स बनी हुई है बेटा, देखो जैसे फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, ऐसे हमारे पास ये ऑलमोस्ट 2800 स्लाइड्स हैं। तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग बहुत ईजी करके लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। फिर आपको एग्जाम्पल दी हुई है। अब जो चीज़ आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, जो आपको हमारी इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं मिलेगी, वो यहाँ से कवर करोगे आप, ठीक है। ये सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगी ऑलवेज, क्योंकि स्लाइड्स हैं ये, इसके प्रिंटआउट्स निकालोगे तो बहुत ज़्यादा प्रिंटआउट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मशीन परचेज बाय फर्म, ये सब कुछ आपके पास है पढ़ने के लिए, मैंने सारी एग्जाम्पल आपको दे दी हैं। ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है ये आपको समझा दिया। फिर यहाँ पे ये टॉप टिप्स आती हैं, ये रीड करो। तो बहुत एक हम प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं इकोनॉमिक्स को, जब भी करते हैं। तो जब आप पहले नोट्स में से रीड करोगे वो आपका पहला बेसिक लेवल है। सेकेंड, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी मेच्योरिटी लेवल को, अपनी नॉलेज को एनहेंस करोगे किसी भी एक बुक में से। मेरे लिए कोई बुक का मतलब नहीं है, आप कोई भी बुक परचेज करो, मैंने रेकमेंड कर दिया आपको एक बुक, या कोई भी बुक परचेज करो आप, सब बुक्स में सेम ही लिखा हुआ है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है ओनली, किसी थोड़ा ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है। तो आपको लेकिन एक बुक साथ में स्टडी करनी है, नोट्स एंड बुक, ये आपको कंप्लीट करते हैं। देन अपनी अवेयरनेस को एनहेंस करने के लिए, क्वेश्चन बैंक की तरफ जाने के लिए ये नोट्स हैं बेटा। और ये मेरी गारंटी है बेटा, इन नोट्स से बाहर नहीं आता।
समथिंग मे बी आउट ऑफ माई नोट्स, समथिंग मे बी आउट ऑफ द सिलेबस बुक ऑल्सो, बट इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, नेशनल लेवल पे ये नोट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। रॉ मटेरियल, नॉन इफेक्टिव इनपुट्स, परचेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब वो चीज़ें जो हमें नॉलेज में चाहिए सब लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको जैसे गो थ्रू करा रहा हूँ, ये आपका आज का होमवर्क बनेगा, ये नोट्स। हमें अपनी रीडिंग को ना थोड़ा सा वैरायटी लेके आनी है उसके अंदर। ये नहीं कि ऑलवेज आप नोट्स पढ़ रहे हो, बस एक चीज़ को एक बार आपने नोट्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर दिया, उसको साइड पर रख दो, फिर बुक उठाओ। थोड़ा ना मैटर है बेटा, तो देखा जाए मैंने आपको 3 क्लासेस में थोड़ा सा मैटर करवाया अभी, उसको आप इजीली बाय द संडे अपने आप को अपडेट करते रहो। बाय द संडे आप उसको थ्योरी बुक में से भी पढ़ लोगे एक बार, जो टेक्स्ट बुक आपके पास है, कोई भी बुक, ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी नहीं, जो भी एक टेक्स्ट बुक होती है, टी आर जैन, राधा बहुगुणा, है ना, जो भी आपके पास है, तो वो उसमें से रीड करोगे आप। फिर आप जब पूरा रेडी हो जाओगे तो ये स्टडी मटेरियल शेयर करोगे, इसके अंदर आप चीज़ों को स्टडी करोगे, अपनी नॉलेज के साथ ये स्टडी मटेरियल भी शेयर करोगे, और इसके अंदर क्या क्या है अभी आपको दिखाता हूँ बेटा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा देख के। बहुत बड़े तरीके से डिजाइन किए गए नोट्स, टॉप टिप, ये वो चीज़ है बेटा जो सीक्रेट है ना। नोट्स और बुक के बाद ये तीसरी चीज़ है जो आप लोग कर रहे होगे। मैंने शेयर सबके साथ कर दी ग्रुप में, डजंट मैटर, शेयरिंग इज ऑलवेज गुड। ठीक है, लेकिन हम इस स्टडी मटेरियल को पूरा साल में ओवर करेंगे। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में सिर्फ वही करेंगे इकोनॉमिक्स को, तो स्टडी मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास दुनिया भर का स्टडी मटेरियल होता है, उससे आपके मार्क्स नहीं आते। अगर आप उसको स्टडी करते हो, उसको रीड करते हो, उसमें से रिजल्ट्स निकालते हो, या मैं आपको टीच करता हूँ, तो हमारे वो लिए काम वर्क करेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आपको, अब देखो ऊपर इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को समझा दिया, नोट्स और बुक होगी हमारी। तीसरे नंबर पे नोट्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, स्टार्टिंग में पहले नोट्स इंस्टीट्यूट के, फिर एक टेक्स्ट बुक, और तीसरा ये नोट्स। मे बी आपके फ्रेंड्स ओनली एक बुक पढ़ रहे हैं ओनली, आप 3 चीज़ों से स्टडी कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम है आपके पास, नवंबर तक का टाइम होता है बेटा सबके पास। दिसंबर से तो एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल एग्जाम्स हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। मेरा जो ऑनगोइंग बैच है +2 का, दिसंबर से वो प्रॉपर ट्यूशन आ ही नहीं पाया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स दे रिमेन्ड बिजी इन देयर स्कूल एग्जाम्स, कभी आगे ट्यूशन कभी नहीं आए। नवंबर तक का ना टाइम है बिल्कुल आपका, यहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं आपके ऊपर, है ना। यहाँ सिर्फ स्कूल के टेस्ट हैं या ट्यूशन के टेस्ट हैं, तो एंजॉय करिए रूटीन में। तो अपने आप को बेटा नवंबर तक कंप्लीट कर लेना। अगर आपने पेंडिंग छोड़ दिया कुछ भी नवंबर तक, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअल पढ़ने का टाइम से नवंबर तक होता है। फिर एग्जाम्पल्स दिए हमने आपको, तो कितनी एग्जाम्पल्स हैं, पहले ऊपर आ गई एग्जाम्पल्स, ये वाली कितनी एग्जाम्पल्स देखो, आपको किसी बुक में इतनी एग्जाम्पल एक साथ नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये सारी स्टडी करने के बाद आफ्टर दैट इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, फिर उसके ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट्स, देन उसकी एग्जाम्पल्स, फिर ये आपको आज स्टडी करनी है। प्रॉपर विजिबल स्क्रीन बेटा सबको? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा ये फाइल भी आपके साथ। ये आज की थी मैंने व्हाट्सएप, एक्चुअली में काफी नोट शेयर किए थे हर एक ग्रुप में, तो आपके साथ ये वाली फाइल शेयर हुई थी या नहीं? यस सर। ये वाली नहीं हुई होगी बेटा, मैंने तो नहीं की ये। ये वाली नहीं हुई थी। मैंने इंडियन इकोनॉमी की थी बस एक, और टिया जैन के मैंने पीडीएफ शेयर किए थे जो मुझे मिले थे व्हाट्सएप ग्रुप में। क्लास के बाद करता हूँ ये वाली फाइल। ये सब कुछ बेटा आपको रीड करना है, यही पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आजकल क्रिएटिव वर्क क्या हो गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, ये सब आता है। अब मैं लेट हो गया बेटा क्लास ज्वाइन करने में। सर सर तेरे को सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई सर, इंटरनेट की सर, वो कर रहा था भाई, अभी स्टार्ट हुई सर, बाद में आता है यू हैव नो नेटवर्क। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वो तो चलेगा, इंटरनेट का इशू तो कई बार हमें भी ये रहती प्रॉब्लम।
कोई बात नहीं, अभी इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही ज़्यादा, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जो आज आपको स्टडी करना है, ठीक है। इतना पार्ट आप ऐप में देख लेना। तो अभी कुछ मेन नहीं हुआ है, तो हम जितना हमने अभी तक स्टडी की है उसके ऊपर मैं आपको एक प्लानिंग दे रहा हूँ कि पहले आपको वो नोट्स में से स्टडी करना है, फिर एक टेक्स्ट बुक में से जो भी आपके पास है ना, या मेरे रिकमेंडेशन पे परचेज करो राधा बहुगुणा, या जो टी जैन आपके पास है वो, कोई भी एक बुक स्टडी करनी है बेटा। डोंट थिंक कि किसी बुक में से क्वेश्चन आएगा, बस आपका नॉलेज मैटर करता है। देन थर्ड नंबर पे आपको ये नोट्स स्टडी करने हैं। ये नोट्स मैंने अभी तक दिखाए हैं इनको, ठीक है। मैक्रो का मीनिंग, ये हमारे कुछ नोट्स हैं। ये 2800 ऑलमोस्ट पेजेस की स्लाइड्स हैं, बेसिकली स्लाइड्स है, पेजेस नहीं है, स्लाइड्स है ये। जैसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया हमने आपके साथ, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, उसकी एग्जांपल्स, देयर सो मेनी एग्जांपल्स, मिल्क परचेज, फर्नीचर, ये क्या क्या है कि इसमें समझाया जाता है कि एंड यूजर कौन है। मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड इज एंड यूजर हाउस होल्ड, तो वो फाइनल गुड्स होगी। बट मिल्क परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट फॉर मेकिंग टी एंड कॉफी, वो उसके लिए इंटरमीडिएट है। वो समझाने के बाद इंटरमीडिएट का मीनिंग आता है, फिर बेसिक पॉइंट्स आते हैं कि इंटरमीडिएट का मीनिंग है क्या, और फिर उसकी एग्जांपल्स आती हैं। तो पहले फाइनल गुड्स का एग्जांपल, फिर इंटरमीडिएट का एग्जांपल। इतने एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे कि आपको इसके बाद किसी और बुक पे रिलाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। जब आप इन नोट्स को स्टडी करोगे, लास्ट ईयर का भी मेरे पास फीडबैक है स्टूडेंट्स का, इन नोट्स को स्टडी करने के बाद उन्हें किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन मेरे नोट्स और टेक्स्ट बुक के बाद जब आप ये स्टडी करते हो तो आपको मजा आ जाता है, फिर आप इसको पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत कुछ है, इतना है कि आप पूरे साल में खत्म कर लो तब भी बहुत है। फिर हर एक टॉपिक का टॉप टिप दी हुई है आपको। ये होता है कि टॉपर्स कॉर्नर, इसको हम बोलते हैं टॉपर्स कॉर्नर, कि जिसमें आप उस चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करते हो। फिर कंजम्पशन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, ये मैंने आपको कल करवा दिया टॉपिक लास्ट क्लास में। फिर कंजम्पशन गुड्स कौन कौन सी होती हैं, है ना। ये आपको टेक्स्ट मैटर वाला मैटर नहीं मिलेगा यहाँ पे, गॉट इट बेटा, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो सेम होता तो हम इसको स्टडी क्यों करेंगे। देखो ना, ये आपके नोट्स हैं, अब इनमें ये नोट्स हैं आपके टेक्स्ट मैटर, मींस आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसको इजी करके इन नोट्स को क्रिएट किया गया है। तो पहले जब आप इन नोट्स में से थोरली किसी बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लोगे और फिर उसको बहुत डिटेल में बुक से भी स्टडी कर लोगे, तो हमारा जो बेसिक लेवल है वो कंप्लीट हो गया। फिर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, वो ये नोट्स हैं, गॉट इट। तो थर्ड नंबर पे जो नोट्स आप शेयर, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी ग्रुप के अंदर, ये वाली फाइल, ये फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स की फाइल है बेटा, फुल पूरा सिलेबस है इसके अंदर। चाहे आप इसमें से मनी बैंकिंग चैप्टर ओपन कर लो, या आप गवर्नमेंट बजट, जिसके स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है वो उसको ओपन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है ही ऐप पे ऑलरेडी। आप जब भी मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपने ऑनगोइंग बैच में ऐड कर दूंगा जो +2 का है, उसमें पूरा इकोनॉमिक्स फुल अकाउंट्स रिकॉर्डेड है आपका। फिर उसके बाद आता है कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, जो कंज्यूमर यूज करते हैं, वही सिंगल यूज। अब वहां पे क्या है, सिंगल यूज, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, इसको यहाँ पे किसी और तरीके से लिखा गया, बात तो वही है ना। अब यहाँ वैसे लिखा गया जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना है। फिर कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, वो आ गया ये। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इसको रीड करो एवरीवन। क्या ये समझ आती है बात आपको। अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ मैं आपकी तरफ। अंश, अवनूर, मार्क अटेंडेंस बेटा। अंश, यस सर। अवनूर, यस सर, यस सर। आयुष एब्सेंट है। चिराग,
चिराग, यस सर, दिलजोत, present, मेघा, Yes, sir. निकुंज, present, sir. सार्थक एब्सेंट है, तन्वी, ठीक है, सबका नेम आ गया बेटा। किसका रह गया? सुजल। सुजल आप ग्रुप में हो ही नहीं बेटा, आप हमारे +2 के इकोनॉमिक्स के बैच में भी आपने नहीं किया आपने अभी उसको ज्वाइन? ऐप वाला या व्हाट्सएप? बेटा व्हाट्सएप नहीं है, मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूँ। सर मैसेज भेजा था मैंने आपको। नहीं, वो तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था, मैंने स्पेशली पूछा था आपसे, आपने कहा था व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो मुझे। क्लास के बाद कर दिया अपडेट मैंने बेटा। मैं हम ऑलवेज व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई भी ऐप में हमारा ग्रुप बनता है उसका चैनल लिंक मैं भेजता हूँ, उसका लिंक होता है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐप तो आपके पास ऑलरेडी है ही है ना, आपको सिर्फ अभी बस एक और बैच ज्वाइन करना है +2 इकोनॉमिक्स का, तो इसमें वीडियोस रिकॉर्डिंग सारी मिलेंगी, आप अटेंडेंस लगेगी आपकी। चलिए क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करना, फिर देखते हैं इसको। बेटा रीड कर लिया मैटर? ठीक है। सो इसमें कोई डाउट है किसी को? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइनल गुड्स। अब देखो यहां से और क्लियर हो गया ना आपको, और एक बार आपने क्लियर कर लिया बेटा, देखो इतनी मेहनत हम 4 लेक्चर्स में से एक टॉपिक पे कर रहे हैं, अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया कि फाइनल गुड्स के ही 2 पार्ट्स हैं, कुछ फाइनल गुड्स कंज्यूमर यूज करते हैं, कुछ कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं, दोनों ही फाइनल गुड्स हैं। मेकिंग ऑन होल्ड बेटा फॉर अ मोमेंट। यस बेटा, श्योर है वो आपको कैमरा? यस सर। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया मैं सबको कि फाइनल गुड्स के 2 टाइप्स हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद अभी हम यहां तक पहुंचे नहीं है, ये नोट्स अलग टाइप से बनाए गए हैं। अब जो बीच का मैटर है, डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें आपको कहीं और मिल जाएंगी, और जो इन नोट्स पे नहीं है वो फाइनल एग्जाम में आपको एज ए क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा आइडिया कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे क्या चीज आती है। अभी स्टडी करने के लिए नोट्स में और बुक में सब कुछ है, बट फाइनल एग्जाम में आपको ये सब चीजें चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में आता है इस चैप्टर में से, स्टॉक्स एंड फ्लोज, ये हम पहुंचेंगे अभी नोट्स में यहां तक। जैसा अभी यहाँ पे आ गया, ये आगे आगे, ठीक है, ये स्टॉक एंड फ्लो अभी हमने करना है। तो बुक और नोट्स पढ़ने के बाद जब आपको समझ आ जाएगा तो यहां से रीड कर लेना स्टॉक एंड फ्लो। देन फिर हमने यहाँ पे जो भी स्टडी की है नोट्स में से, वो क्या किया बेटा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो यहां से स्टडी करना ग्रोस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को, फिर डेप्रिसिएशन आ गया, और फिर डेप्रिसिएशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप यहां से स्टडी करना। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे से इसको हम बता सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी है, ये इसके डेफिनेशंस है कि ऐसे से हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद फिर टॉपिक अलग स्टार्ट हो जाता है कि हमारे पास 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। अभी यहां तक हम पहुंचे नहीं है। इन नोट्स को आज दिखाने का पर्पज ये है कि आज मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, जहां तक भी आपका टॉपिक हो जाए सिर्फ वो वाला टॉपिक स्टडी करने हैं। मैं थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ क्या मिलेगा नोट्स में आपको, जब ये सब ओवर हो जाएगा सेक्टर्स और ये सब कुछ। अभी आपने कुछ नहीं स्टडी करना है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाले मैटर स्टडी करने हैं। देन आपको मिलेंगे इसके अंदर वो चीज जो स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी यहाँ चाहिए, क्योंकि +2 का पैटर्न चेंज हो गया है। सीबीएसई ने 20 मार्क्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन, आईसीएसई बोर्ड में भी 1 मार्कर क्वेश्चन हैं। तो आपको फिर उसके बाद ये चाहिए बेटा, देखो इसमें आप जैसे आगे बढ़ोगे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो यहां से फिर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या है, एमसीक्यू फॉर्म में है आपको क्वेश्चन सामने। क्या आंसर बेटा इसका, क्वेश्चन 1 का? फाइन एंटरप्राइज।
क्या आंसर ए बी सी डी वाइज बता दो बेटा, कौन सा आंसर है? ए एंड बी। ए एंड बी, क्योंकि अगर इंडिविजुअल यूज कर रहा है या फर्म यूज कर रही है तो वो या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेगी या अपने यूज के लिए करेगी फाइनल यूज। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, बोथ एंड बी। अब ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है चेक करते हैं। ये आंसर आ गया आपका। एक स्लाइड बनी हुई है सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, दैट्स वाई 2800 स्लाइड्स हैं। तो इसको हम एज ए प्रिंट आउट पढ़ने की जरूरत नहीं हमें इसको। आप इसको अपने लैपटॉप पे, क्योंकि व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको अपने लैपटॉप या पीसी पे कहीं भी रीड कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप तो सब में चलेगा। सेकंड, यस बेटा, इस अब ये फिलअप्स है बेटा। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, सेकंड फिलअप्स है। प्रोड्यूसर फाइनल गुड। सबको क्लियर है बेटा ये आंसर? यस सर। यस सर। अब प्रोड्यूसर फाइनल गुड या फाइनल गुड, तो फिलअप्स में चलता है। ठीक है, एक आधा वर्ड ऊपर नीचे चलता है, तो एक आइडिया क्लियर हो जाएगी कि उनको हम क्या बोलते हैं। तो अब गोट इट ना, क्या करना है आपको एवरीवन, ये क्वेश्चंस कहाँ तक रीड करने हैं जहां तक आपको लगता है कि आपके साथ मैंने स्टडी मटेरियल शेयर कर लिया है, जहां तक मैंने आपको टीचिंग में टॉपिक करवा दिया है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कुछ नए टॉपिक्स आ जाएंगे जो आपको भी नहीं आते होंगे, तो वो स्टडी नहीं करने आपने, ये होमवर्क में करने हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब फाइनल गुड में ऑल्सो अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या ये ट्रू है या सर ट्रू। ट्रू कैसे अपनूर? अगर कोई फाइनल गुड है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे जाएगी? वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं? जैसे एक वॉशिंग मशीन है, एक वॉशिंग मशीन बन गई है हमारी, कंप्लीट हो गई है। अब उसका क्या करना आपने? उस वॉशिंग मशीन का माइक्रोवेव बनाना है हमने? टेल मी। नो सर, सर उसका सर यूज करना, उसके अंदर कपड़े धोने हैं बस, और तो कुछ नहीं करना। क्लॉथ वॉश करने के लिए होगा, या फिर ड्राई क्लीनर यूज करेगा उसको, या हम यूज करेंगे, जो भी करेंगे। अब फाइनल यूज होगा ना बेटा उसका, ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होनी ना उसकी, पहले होती है ट्रांसफॉर्मेशन, अब थोड़ी होगी कुछ। अब देखो, अब इसका ट्रू कैसे है? अब हमने क्या कहा था? फॉल्स। अब फाइनल गुड में ऑल्सो अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स है या ट्रू है? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा था फॉल्स, एक स्टूडेंट ने कहा ट्रू। अगर ट्रू है तो उसका आंसर किस फॉर्म में है? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या ये ठीक लिखा हुआ है? चेक करो। देखो अब यहाँ पे कितना डिफरेंट आंसर है। हम किसकी बात कर रहे थे? टेल मी एवरीवन। देखो ये चीज है बेटा, जितना मर्जी डिटेल में मैंने आपको सिखा दिया हो, इवन देन ये ऐसे ऐसे बेटा क्वेश्चन निकाले हुए हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, आप बिलीव नहीं करो बेटा, हर एक बुक को कवर किया हुआ है। आप एक बुक की बात करते हो ना, सर मैं एक बुक ये वाली पढ़ लूँ, एक बुक की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्थ के अंदर जितनी भी बुक्स हैं बेटा, उन सब बुक्स को स्टडी करने के बाद क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब यहाँ पर हॉट्स क्वेश्चंस हैं, ये इट इज अ पार्ट ऑफ हॉट्स क्वेश्चन। दिखने में कितना सिंपल लगता है, और हमें सिर्फ सबको ही लग रहा था कि हाँ यहाँ पे तो फॉल्स है, बट बेटा एक वर्ड है बेटा, मे। अगर मे वर्ड आ जाए ना तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो आपने किसके अकॉर्डिंग आंसर दिया? किसका आंसर था बेटा ये फॉल्स भी? किसका था, मेघा या तन्वी? यस सर। तो मेघा आप जो सोच रहे थे वो वॉशिंग मशीन सोच रहे थे, तो मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल कोट कर दिया आपको। तो वॉशिंग मशीन तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बनने के बाद किसी और चीज में कन्वर्ट होता ही नहीं है। वॉशिंग मशीन का एक ही यूज है, दैट इज अ वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। तो वही हम करेंगे घर पे लाके, वही करेंगे, और वॉशरमैन भी वही करेगा अपने पास ले जाके। कंज्यूमर फाइनल गुड्स भी हो सकती है, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स भी हो सकती है, लेकिन वो तो एक एग्जाम्पल है बेटा। मे का मतलब क्या ये पॉसिबल है? अब लोग यस, अगर वो टी लीव्स है अगर वो ब्रेड है
ऐसी कितनी चीजें हैं बेटा जो मेरे लिए फाइनल गुड्स हैं, बट आगे जाके उसका क्या रहता है, कुछ और बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। टी लीव्स टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है, होता है टाटा टी, वो उनका फाइनल प्रोडक्ट है, आपने उसको एज ए कंज्यूमर परचेज कर लिया, आपके लिए भी वो फाइनल गुड्स है, पर क्या हम उनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते उसकी? टी लीव्स का क्या बना सकते हैं हम? टी। ब्रेड का क्या बना सकते हैं? स्नैक्स। क्रीम से क्या बना सकते हैं हम? केक बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक डिफरेंट थिंग होगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फाइनल गुड्स का जो डेफिनेशन है वो एक अपनी जगह पे फिक्स है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक चीज का फॉर्म चेंज करना। जैसे बेटा मैं क्या करता हूँ, घर की जो एलईडी है मेरी, मैं एलईडी को फ्रिज में कन्वर्ट कर देता हूँ, अब ये पॉसिबल नहीं है। यस, समटाइम्स रेफ्रिजरेटर को मैं एलईडी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। फ्रिज को कभी एलईडी नहीं बना सकते आप, कार को कभी एक्टिवा नहीं बना सकते आप, एक्टिवा कभी एरोप्लेन नहीं बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में होती है। तो जहां मे वर्ड आ गया ना, वहां पॉसिबिलिटी ढूंढा करो, और अगर पॉसिबिलिटी है 1% भी तो ट्रू है। तो ये सब चीजें स्टडी करने के बाद ही आपकी नॉलेज का पार्ट बनेंगी। वो अलग बात है कि हम आपको पहले ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं समझाने से पहले ही, तो आपका आंसर यस और नो में से एक तो हो गई। बट आप देख लो ना बेटा, आप नोट्स और टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो। मैं आपको सिर्फ आज की क्लास में रियलाइज करवा रहा हूँ कि ये जो हमने आपके साथ स्लाइड शेयर की हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस बने बनाए हैं, ये बनाए गए हैं, कुछ रेडीमेड भी हैं, है ना, अलग अलग बुक्स में से भी हैं, बट आपके पास एक जगह पे है। बस आपके लिए तो मजेदार बात यह है कि जब भी टॉपिक कोई कंप्लीट होगा मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टडी कर लूंगा, देन आपका जो नॉलेज होगा ना बेटा वो अलग ही लेवल का होगा, है ना। आपके अंदर जो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जो आज तक कभी आया नहीं होगा, प्लस वन में शायद नहीं आया होगा, अब वो आएगा। मेरा वर्क यही है बेटा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना, नॉलेज लेके आना आपके दिमाग तक। मेरा मेरा काम आपको मार्क्स दिलाना नहीं है, मेरा वर्क एज ए टीचर आपको एक्सेल करना है, परफॉर्मेंस आपको देनी आगे, है ना। कोई भी ट्यूटर आपको परफॉर्मेंस तक कैपेबल कर सकता है, परफॉर्मेंस आप दोगे, वहां जाके आपकी हैंडराइटिंग बेकार है, आप भूल जाते हो या आप मिस्टेक्स करते हो तो मार्क्स तो नहीं आएंगे बेटा। बट मेरा वर्क नॉलेज को लेके है, वो आपको पक्का मिलेगी, उसको प्रैक्टिस करो, देन फिर मार्क्स की बात अपने आप चलेगी। अब जैसे ये आंसर मिल गया, अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपकी नॉलेज का पार्ट बन गया कि मे पॉसिबल ना, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। It is not in the nature of the good but in the dash that a good becomes a final good. Usage. क्या? Not getting you? Good की usage. It is not the nature of the good but in the dash that a good becomes a final good. अब देखो, इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज, वेरी गुड, तो यूज इसमें आ गया। अब ये नहीं कि आपका आंसर इकोनॉमिक यूज ही होना चाहिए, इसका यूज उसको बना सकता है। क्या लिखा था यहाँ पे? इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ दैट गुड बट द यूज ऑफ दैट गुड बिकम्स अ फाइनल गुड। मीन्स उसका नेचर नहीं है बट वो उसको फाइनल गुड्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो बेटा बाय नेचर वो फाइनल गुड नहीं है बट उसका यूज उसको फाइनल गुड बना देता है। सोचो इसके ऊपर। इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज, इकोनॉमिक नेचर वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, यूज ऑफ दैट अ गुड बट इन द यूज या इकोनॉमिक यूज दैट अ गुड बिकम्स अ फाइनल गुड। तो ऐसा क्या एग्जाम्पल है बेटा जिसमें फाइनल गुड बन जाएगी जबकि उसी नेचर भी ना हो? टेल मी। सर ग्लू, क्या चीज? ग्लू, फेविकोल। फेविकोल कैसे बेटा? सर वो ट्री के अंदर से जैसे एक्सट्रैक्ट होती है तो वो ट्री के लिए कोई फाइनल गुड नहीं हुई, पर
उसको अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारे लिए फाइनल गुड की तरह यूज कर सकते हैं। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ऐसा जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजों को जब हम निकालते हैं तो उसका कुछ और बनता है आगे, पर अगर उसको उसी स्टेज पे यूज कर लिया जाए, उसी स्टेज पे उसको एज ए फेविकोल यूज कर लिया जाए, है ना, तो वो चीज बन सकती है। नहीं तो आगे आपको पता है वो जो ट्री से निकलता है, जो भी वो एक केमिकल होता है, उसको फिर आगे रिफाइन किया जाता है, तो जाके आपकी ये फेविकोल आती है। और फेविकोल आपको कैसे मिलती है, देखो मार्केट में 35-40 रुपीज में एक छोटी सी ट्यूब मिलती है फेविकोल का, जिसको आप एज ए स्टेशनरी यूज करते हो। वो कहीं ना कहीं किसी केमिकल से बनी है। ठीक है, तो ऐसा उसका यूज उसको फाइनल गुड बना देता है, जबकि उसकी नेचर वो नहीं है। नेचर तो उसकी अभी केमिकल है, वो एक ट्री से निकला है, बट उसका अगर हम इकोनॉमिक यूज ऐसा कर लें, उसको एज इट इज वहां पे यूज कर लें। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं बस लास्ट। तो मैंने आपको समझा दिया बेटा, अब आप ऐसे आगे बढ़ोगे, यू विल डू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आप ऐसे से जब क्वेश्चंस को करने जाओगे, जहां तक भी टॉपिक आपका हो गया है वहां तक आपको करना है, जहां तक आपको लगे कि सर ने हमें करवा दिया। मैंने अभी तक आपको कहाँ तक करवाया है, डेप्रिसिएशन तक। तो मैंने ये आपके साथ कल स्टडी करना था, तो कल क्लास में कोई आया नहीं, पहले मेरे एंड से लेट हो गया था क्लास स्टार्ट करना, तो एक्चुअली कल कुछ मेडिसिन लेने गए थे तो वहां पे टाइम लग गया। और फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो एक दो स्टूडेंट्स थे कल क्लास में, तो फिर ये जब चीज़ें थी मैंने सबके डिस्कस करना था। बाकी कोई नहीं है तो अपने रिकॉर्डिंग देख लेगा। तो अब ये सारे आपको एंड तक जाने हैं, ठीक है, जहां तक भी मिलेंगे आपको। कहाँ तक मिलेंगे, देयर सो मेनी क्वेश्चंस, बेसिकली स्लाइड्स हैं, एक क्वेश्चन एक आंसर स्लाइड, है ना इंटरेस्टिंग आपके लिए। क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। अब देखो, जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे यहाँ तक छोड़ देना, क्योंकि स्टॉक एंड फ्लो शुरू हो गया ये। बस यहाँ तक बेटा 12 क्वेश्चंस आपको स्टडी करने हैं, और ये सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं, ठीक है, उनको भी स्टडी करो। वापस आ जाए नोट्स के अंदर। नाउ कैन आई एक्सपेक्ट बेटा आपको बात समझ आ गई है। नंबर 1 पे क्या है, नोट्स जो मेरी तरफ से आपको मिलेंगे। नंबर 2 पे क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक, उसमें जो मैक्सिमम मिले वो स्टडी करो, उसके डाउट्स लेके आओ। हम वो भी अभी स्टार्ट करेंगे। मैं अभी नोट्स के बाद राधा वो गुना बुक का भी एक राउंड लगाऊंगा। देव जो पेज 1 है, पेज 1 से लेकर एंड तक हम उसको स्टडी करेंगे। फिर आपको लगे कि आपके पास टीआरएन बुक है, चाहे वो स्टडी कर लेना, एक ही बात है। उस बात को लेकर ज्यादा मैटर नहीं करना है कि मेरा बोर्ड क्या है, मेरी क्लास क्या है। नॉलेज से ऊपर कुछ नहीं बेटा, अगर वो आपके पास है तो यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, उसके उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे कोई टीचर आपके पास आपके रूम में आकर आपको अकेले पढ़ा रहा है, आपका कुछ सब्जेक्ट करवा रहा है, अगर नॉलेज ही नहीं आपके पास तो सब बेकार है बेटा। तो इसलिए फिर नंबर 3 पे जाके वो नोट स्टडी करोगे, और ये काम साथ साथ करना है आपको, इसको लिंगर ऑन नहीं करना। मैं फिर समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना कि बाद में कभी बुक कर लेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको करवाया मैं बहुत स्लो करवाऊंगा आपको, कोई हमें भागना नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। हमें हर एक जितना एक दिन में होगा उसको एक्सेल करना है। अगर आप ये वाला फंडा समझ लो बेटा, ये मंत्र अगर समझ लो तुम, कि जो मैंने एक दिन में करना है बहुत डिटेल में सर करवाएंगे। पहली बात तो सर ने बहुत डिटेल में करवाना है, और वो डिटेल में कराने चक्कर में एक दिन में बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं, फिर एक दिन का गैप मिल जाता है हमें, है ना। उसके बाद फिर मैं उसको उस 2 दिन में, आज का डे और कल का डे, इसमें आप उसको बहुत डिटेल में नोट्स में से पढ़ के, बुक से पढ़ के, और वहां से नोट से पढ़ के, जब आप मुझे मिलोगे ऑल्टरनेटिवली तो डाउट्स लेके आओगे। एक्स्ट्रा क्लासेस तो कोई बात नहीं, मैं लगाता रहूंगा बीच में। मुझे आपको 6-7 क्लासेस मिनिमम देनी है, 8 क्लासेस भी ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। तो उसमें से अभी आपकी क्लास नहीं हो पाई है प्रॉपर, तो वो 7-8 क्लासेस में आपके लिए मैनेज कर लूँगा, वो मेरी हेडेक है, ठीक है। ट्यूजडे ऑल्टरनेट क्लास तो हमारी है ही ये, बाकी फिर जैसे मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि टाइम बहुत हेक्टिक चल रहा है। अभी ओल्ड +2 भी चल रही है हमारी, बीकॉम क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो टाइम कई बार मैनेज नहीं हो पाता। ये आपका टाइम प्रोफेशनली आपके साथ है तो इसमें तो रहेगा। वापस नोट्स में आते हैं। नोट्स के अंदर मैंने कल यहाँ तक के डाउट्स ले लिए थे आपसे, स्टिल अगर किसी के हैं तो बताइए बेटा। देख रहे हो बेटा, हम डिटेल में जाना चाहते हैं हर चीज़ को लेके। डाउट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, बट एक बार ये टॉपिक अगर खत्म हो गया हमारे बीच में तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आप लोग अभी वहीं रुके होगे, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ। फिर जो चीज़ अभी समझ नहीं आई पूरा साल पेंडिंग हो जाती है, फिर वो साथ साथ करने का मजा ही अलग है। ये सब कुछ हमने कर लिया था डिस्कस। आज मैं आपको प्लान कर रहा हूँ कि कैसे से आपको आगे बढ़ने, और हम यहाँ पे आगे थे डेप्रिसिएशन
रिजर्व फंड क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन द अकाउंट ऑफ थ्री थिंग्स, नॉर्मल वेयर एंड टियर। नोट्स सबको दिख रहे हैं बेटा स्क्रीन पे? Yes, sir. रिस्पॉन्ड Yes, करना sir. करो बेटा, ऐसे तो फिर मेरा दिल भी नहीं लगता ना, ऐसा लगता है हम अकेले बोल रहे हैं, आप हो या नहीं हो। डेप्रिसिएशन 3 अकाउंट पे होता है, एक नॉर्मल वेयर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, या ऑब्सोलेसेंस, जिसका मीनिंग ये है जो ऊपर लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, क्योंकि ये लाइन इसके लिए एप्लीकेबल है। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या डिमांड, प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, उसको भी डेप्रिसिएशन कहते हैं, और ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन का पार्ट है, ऐसा होना तय है, होगा ही होगा, यूज भी करोगे, एक्सीडेंटल डैमेज भी होंगी, और टाइम के साथ साथ आपका प्रोडक्ट का मॉडल पुराना होगा, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाएगी, उसकी डिमांड कम होगी। इन तीनों के कारण या इनमें से किसी एक के कारण जो भी वैल्यू कम होगी दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब देखो मेरे नोट्स के अंदर, ये तो नोट्स मैंने खुद लिखे हैं, ये तो हमने एक एक वर्ड सोच समझ के लिखा है, उसको ट्राई किया बहुत ईजी रखने की ताकि आपको फर्स्ट लेवल पे ये समझ आए। अब जब आपको ये समझ आ जाएगा कि दिस इज ऑल्सो कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कोल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आप इसको फिर अलग नेम से बोल सकते हो। फिर मैंने जो नोट्स आपको भी दिखाए हैं यहाँ पे देखो, अगेन मैं अगर रेफर करूं, इसमें आपको जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक मिलेगा, देखो बेटा, तो यहां पे आपको टॉपिक मिलेगा, वो टॉपिक ऑटोमेटिकली, ये जो डेप्रिसिएशन आपने यहाँ देख लिया ना, उसके बाद जो ऊपर जाओगे आप, ये यहाँ पे जब हम वापस आए थे ना, देखने सब आपका माइंड में सेट हो जाएगा ना, तो आप करते रहोगे अपने आप। ये देखो बेटा, यहाँ आएगा ये लिखा हुआ, जब आपने डेप्रिसिएशन को एक बार नोट्स में से पढ़ लिया या बुक से पढ़ लिया तो आपको क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन इसके और भी नेम्स हैं, अब ये नेम्स आपको ना नोट्स में मिलेंगे ना आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, क्योंकि मुझे वहां इतना कुछ नहीं डालना। अगर मैं वहां सब कुछ डाल दूंगा तो आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फिर ना देखो बहुत कुछ अगर हम पढ़ते हैं ना पहली बार में तो भी समझ नहीं आता हमें, स्टेप्स बनाए आपके। तो प्रोफेशनली स्टडी का मीनिंग क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस का बेटा क्या बेनिफिट है कि हर चीज प्रोफेशनली प्लान होती है ना। व्हेन आई वाज इन इंस्टीट्यूट तो हमें भी यही मिलता था +2 के अंदर। जब हम कहीं इंडिविजुअली कहीं होते हैं तो शायद वो हमारे लिए उतना प्लान नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पर 3 स्टेप्स में प्लान करते हैं आपके लिए। तो जब आपको वहां से वो बात समझ आ जाएगी, फिर आपको ये सारी लाइंस याद करनी है कि इसका एक नाम ये भी है वैल्यू ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी कैपिटल कंजम्पशन, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल को आपने अपनी कैपिटल को कंज्यूम किया है। कैपिटल मीन्स आपकी फिक्स एसेट्स, आपकी मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग। फिर इसका एक और नाम भी है करंट एनुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब एग्जाम में बेटा ये आया था, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, एक बार क्या हुआ था फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय करंट एनुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्सप्लेन, 3 मार्क्स। उस साल बेटा 100 मार्क्स स्टूडेंट्स के आए ही नहीं, बहुत रेयर आए होंगे, ऐसे तो मुझे याद भी नहीं पूरे इंडिया का तो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ वो बात ना सीबीएसई का जब रिजल्ट आता है तो बात सामने आती है निकल के कि ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे जिस कारण से स्टूडेंट्स को 100 मार्क्स लेने में प्रॉब्लम आई। उसके ऊपर यूट्यूब पे डिस्कशन हो रही होती है सबकी। तो क्या था वो, स्टूडेंट्स को डेप्रिसिएशन आता था, सबको आता था बेटा, सबको। ये कोई टॉपिक थोड़ी है कि ये नहीं आता होगा किसी को, वो भी पूरा साल मैक्रो पढ़ने के बाद। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग चलाया अपना, उसने डेप्रिसिएशन के जो जितने भी नेम्स हैं वो यूज किए, तो उसने बोल दिया करंट एनुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब मैंने आपको समझाया तो हुआ नोट्स के अंदर। अब नोट्स के अंदर ये लिखा तो हुआ है कि जब हम किसी फिक्स एसेट को रिप्लेस करते हैं, 1 साल में उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो जब हम वो माइनस, तन्वी का डाउट भी यही था बेटा कल, जब हम उसको ग्रोस में से माइनस कर देते हैं तो जाके नेट आंसर आता है। फिर इसका एक और नेम भी ये भी है, इसको एनुअल अलाउंस भी बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर के लिए। तो ऐसे
आपको रीड करने हैं, फिर जहां आपको लगे से डाउट है वो लेके आने हैं। तो आपके 3 तरह से स्टडीज हैं इकोनॉमिक्स की जो आपको कंप्लीट करती है। उसके अलावा अभी तो और भी बहुत कुछ मिलना है आपको हमारी तरफ से। असाइनमेंट्स बनाई है हमने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपके लिए, पूरी बुकलेट है हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, जो लास्ट ईयर हमने न्यू बनाई है अभी, जो लास्ट ईयर सब चेंजेस आई हैं। तो अभी तो आपके लिए तो रेडी है, लास्ट ईयर तो रेडी नहीं थी हमारे पास, तो लास्ट ईयर साथ साथ रेडी की लॉकडाउन के अंदर ना, अभी बिल्कुल रेडी आपके लिए वो। उसके बाद ठीक है, इस तरह से आप नोट्स के साथ साथ इसको स्टडी करोगे। अब आते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर एक टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या आपने सुना है +1 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में किया ना बेटा टॉपिक हमने? Yes, sir. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यहाँ पे नेम रखा गया डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जितना डेप्रिसिएशन हमारी एसेट्स पे लगता है उसके बराबर हम एक प्रोविजन बनाते हैं, एक फंड बनाते हैं, सो दैट हमें समझ आए कि अगर मुझे किसी एसेट को रिप्लेस करना पड़े तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एसेट 20 लाख रुपीज की है और 10 ईयर्स उसकी लाइफ है बेटा, 20 लाख रुपीज की एसेट है, 10 ईयर्स उनकी लाइफ है, तो इट मीन्स 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2 lakh. कितना हो गया बेटा? 2 लाख। तो मैं क्या करूंगा, एवरी ईयर 2 लाख रुपीज का फंड बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर ये फंड 6 लाख का है किसी टाइम पे, तो इसका मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका। 2 लाख फॉर 1 ईयर, 4 लाख फॉर 2 ईयर्स, 6 लाख फॉर 3 ईयर्स। नाउ इट मीन्स अगर 3 ईयर्स के बाद मुझे लगे कि मुझे इस एसेट को रिप्लेस करना है विद द न्यू वन, तो मेरे और कितने पैसे लगेंगे? टेल मी, कितने पैसे लगेंगे बेटा? 6 लाख ओनली, क्योंकि मेरी 20 लाख रुपीज की जो एसेट है ना, वो सेल भी तो होगी 14 लाख में, क्योंकि 3 साल में उसकी कितनी वैल्यू कम हुई है? 6 lakh. 6 लाख। और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लो आपके पास एक कार है घर में, यू हैव परचेज्ड अ कार ऑफ 20 लाख, 20 लाख की कोई भी कार मान लो आप, 3 साल में उसकी कितनी वैल्यू कम होगी? 6 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ज्यादा भी कम हो सकती है। तो इट मीन्स वो कार अब अगर आप सेल करते हो, ऐसा कई लोग करते हैं बेटा, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका शौक क्या है बेटा, वो गाड़ी परचेज करते हैं, 2 या 3 साल चलाते हैं, उसके बाद वो उसको सेल कर देते हैं, फिर एक न्यू कार परचेज कर लेते हैं, कोई भी नए टाइप की, कोई भी नया मॉडल, कोई भी नई कंपनी की। उनको 3 से 4 साल से ज्यादा गाड़ी रखनी नहीं होती अपने पास, तो वो क्या पे करते हैं? 3 साल उस कार को चलाने का डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो उस कार को 3rd ईयर के एंड पे 14 लाख की सेल कर देते हैं, इजिली मिल जाते हैं। अच्छा, 3 साल में गाड़ी पुरानी होती नहीं बेटा, तो गाड़ी को कुछ होता ही नहीं 3 साल में, गाड़ी की लाइफ इतनी होती है। जब मैंने न्यू कार परचेज की तो 3 साल के बाद तो लग ही रहा था कि वो अभी चली हुई है, ठीक है, हमारा यूज ही नहीं ज्यादा इतना घर से ऑफिस तक जाने। अब जिसको मिलेगी उसको फायदा, उसको 14 लाख में वो बड़ी कार मिल गई इंस्टेड ऑफ कि वो न्यू परचेज करे, और जिसने बेचा उसने 6 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन कॉस्ट बियर की, और फिर 3 साल के बाद उसके पास अपने 14 लाख वापस आ गए, इसको भी फायदा हो गया, नुकसान किसी को भी नहीं है। गाड़ी में लगाया वो पैसा वापस मिल गया 3 साल के बाद, बट मिला कितना? 14 लाख। फिर उसने इसके अंदर 6 लाख रुपीज और डाले और मार्केट से सेम टू सेम मशीन परचेज कर ली। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? जितना डेप्रिसिएशन उस एसेट पे लग रहा है, आप उसके इक्वल प्रॉफिट में से एक फंड क्रिएट कर रहे हो, सो दैट आप कभी भी उस एसेट को रिप्लेस कर सकते हो। और ये बहुत जरूरी है बेटा, जिन इंडस्ट्रीज ने ऐसा नहीं किया वो इंडस्ट्रीज, हिस्ट्री में लिखा हुआ है बेटा, वो इंडस्ट्रीज बंद होगी, क्योंकि जब उनकी मशीन पुरानी हुई, उनको रिप्लेस करने की बात आई, तो उनके पास फंड्स नहीं थे। ऊपर से अगर लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम्स आ गई, कभी भी कुछ ना कुछ तो होता रहता है इंडिया में, कहीं ना कहीं रिसेशन आता रहता है किसी न किसी रीजन से, तो वो लोग बेटा बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो जिनके पास ये रिजर्व फंड था, दे कैन परचेज द न्यू मशीन्स।
देखो इस टाइम लॉकडाउन में डिमांड कम होगी, मैं भी देखो कितने कम स्टूडेंट्स टीच कर रहा हूँ, इतने कम स्टूडेंट्स हमने कभी लाइफ में टीच ही नहीं किए, है ना। इतने से बच्चों को तो हम वैसे निकाल देते थे क्लास में से, है ना, कि बेटा आप होमवर्क नहीं कर रहे, चलो भी आउट। जितने स्टूडेंट्स का आपका बैच है उतने स्टूडेंट्स तो हम डेली क्लास के बाहर निकाल देते थे होमवर्क ना करने के कारण, या फिर कह लो कि एडमिशन आती रहती थी। पर ये एक लॉकडाउन का ही रिजल्ट है, स्टूडेंट्स को हम मिल ही नहीं पा रहे बेटा। आप कितने स्टूडेंट्स हमें जानते होंगे जो जिनको रेफरेंस मिलेगा ओनली ऑन द फोन, तो या वो रेडी होंगे इस तरह से पढ़ने के लिए भी। तो इफेक्ट होता है, हर किसी का बिजनेस इफेक्ट होता है उससे। तो अब इस केस में मान लो अब मेरे पास स्टूडेंट्स अगर सिर्फ ये स्टूडेंट्स हैं, कम स्टूडेंट्स हैं मेरे पास इस टाइम सपोज, और इस टाइम पे मेरा प्रोजेक्टर खराब हो गया, एसी खराब हो गया, या मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो मेरे पास तो पैसे कहाँ से आएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरा, ठीक है। तो मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं तो टीच कर ही नहीं पाऊंगा आपको। कैसे करूंगा बेटा, क्या फोन पे टीच करूंगा आपको। आई नीड ऑल दिस टेक्नोलॉजी ना। तो मेरे पास एक फंड है, अगर आज ये लैपटॉप या प्रोजेक्टर खराब होता है आई विल चेंज इट, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता ना, रिसेशन कब आ जाता है किसी भी रीजन से आ जाए। दैट्स वाई इंडस्ट्रीज को ये डेप्रेशन फंड बनाना पड़ता है। आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड क्या होती है बेटा, जो मुझे पता है कि मेरी एसेट की वैल्यू कम होके रहेगी, ड्यू टू वट, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, जो आपको ऊपर बताया था, जो ऊपर बताया था बेटा वो सब एक्सपेक्टेड था। तो ये आप रीड कर लेना, ये मैंने आपको समझा दी है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होती है। यहाँ पे रीड करें। लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन दीज बिकम्स ऑब्सलीट। मैंने आपको डेफिनेशन के 3 मीनिंग बताए थे, एक नॉर्मल वियर एंड टियर, एक एक्सीडेंटल डैमेजेस, और एक ऑब्सोलेसेंस। तो जो मैंने ऊपर बताया था वो कौन सा ऑब्सोलेसेंस था बेटा, एक्सपेक्टेड क्या अनएक्सपेक्टेड, ये कौन सा था, एक्सपेक्टेड, ये वाला लिखे ना एक्सपेक्टेड वर्ड यहाँ पे, इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और उसके रीजन क्या थे, यहाँ पे लिखे ना टेक्नोलॉजी डिमांड, उसी को हमने डिटेल में लिख दिया यहाँ पे। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सलीट ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जैसे कई कंपनीज के मोबाइल फोन्स बंद हो गए क्योंकि वो अपने आप को डिमांड के हिसाब से, आज की डिमांड बेटा बहुत ज्यादा चेंज हो रही है आजकल। सबका फोकस किसके ऊपर है बेटा, स्पीड पे, 5G स्पीड हो फोन में, कैमरा क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस। किसी टाइम पे बेटा कैमरा होता नहीं था, यू नो, मोबाइल फोन्स का पार्ट नहीं था कैमरा। आज की डेट में हर कंपनी कैमरा को लेके बेटा, मैं जब भी देखता हूँ सैमसंग का ऐड आता है, जब भी ये दूसरे फोन्स हैं जो ओप्पो वीवो, इनका जब भी मुझे ऐड देखने को मिलता है वो कैमरा को दिखाते हैं। भाई तुम मोबाइल बेच रहे हो कि कैमरा बेच रहे हो, ऐड किसकी कर रहे हैं वो, कैमरा की। ये नहीं बता रहे कि मोबाइल 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा, कितनी जल्दी वो खराब होगा या हैंग होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी के ऊपर बात नहीं हो रही। क्योंकि आज की डेट में जो जनरेशन है, ठीक है, मेरी और आपकी एज की जो जनरेशन है ना, मेरी और आपकी एज में ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स का गैप होगा। आई एम एट 40 एंड यू आर एट 15-16। तो इस 25 ईयर्स के गैप में भी मैं और आप दोनों ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, और दोनों इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं, कैमरा से, कैमरा क्वालिटी, राइट, या फिर स्पीड पे। ये दो चीजों पे वर्क किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज किए जा रहे हैं मोबाइल कैमरास में, तो उस पे ऐड की जा रही है। तो अब जो कंपनी बेटर क्वालिटी का कैमरा विद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स या स्पीड के साथ नहीं बना पा रही, उन कंपनीज के मोबाइल मार्केट में आने ही बंद होगी, कंपनी बंद होगी बेटा। आपको ऐसे एग्जांपल भी बताऊंगी कौन कौन सी कंपनीज ऐसे बंद होगी। तो क्यों, क्योंकि वो आउटडेटेड है। अब अगर उन कंपनीज के फोन आपके पास हैं तो आपके फोन की वैल्यू भी कम होगी। दिस इज इक्वल ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। सेकंड बेटा, loss of value of fixed assets when these became obsolete owing to change in demand। डिमांड चेंज हुई, दोनों बातें आई थिंक सेम है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो डिमांड भी किसकी आएगी। अब बताओ बेटा आने वाले टाइम में डिमांड किसकी आएगी, 4G की या 5G की आएगी। आप कौन सा फोन पसंद करोगे परचेज करना, 4G और 5G। सर 5G। 5G। तो डिमांड चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है।
तो टेक्नोलॉजी और डिमांड ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड चीजें हैं। आपकी डिमांड को देखते हुए ही तो कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करेगी, लेकिन हर कंपनी चेंज नहीं कर पाएगी। आप फिर देखना बेटा, हर कंपनी की टेक्नोलॉजी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी कि वो 5G फोन ला सकें। अब जो कंपनी 5G फोन लेके आएगी वो आगे निकल जाएगी। देखना अभी भी फोन आने शुरू हो गए 5G, है ना। वन नोट में देखा था, वन नोट का जो फ्लैगशिप फोन आ रहा है वो 5G का आ रहा है, वो 5G स्पीड पे चलेगा, तो वो आगे निकल जाएंगे। सैमसंग को भी ऐसा करना पड़ेगा। तो 3 से 4 ब्रांड्स जो आगे चलते हैं मोबाइल फोन्स में, वो लोग सबसे पहले ये चीज करेंगे। देखना, क्योंकि डिमांड आपकी आने वाली है उस चीज को लेके। अब कोई पर्सन 1 लाख रुपए खर्च करेगा मोबाइल पे, तो वो चाहेगा कि उसके पास 5G फोन तो हो एटलीस्ट, जो आने वाले 5 साल चले। तो इस तरह से ये रीजंस तो बेटा आने आने, अगर तुम 5G फोन परचेज भी कर लोगे, व्हाट डू यू थिंक 5 साल के बाद क्या 5G लेटेस्ट होगा? 5 ईयर्स के बाद तो बेटा पता नहीं क्या हो जाएगा, मोबाइल क्या बन जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है, 5 ईयर्स ओल्ड फोन कैसा है तुम देख लो, और आज क्या है, और आज के 5 साल बाद। तो ये चीज़ें तो बेटा पता है मुझे। तो जो फोन मैं आज परचेज करूंगा 5 साल के बाद वो आउटडेटेड हो ही जाएगा, बिल्कुल ही आउटडेटेड, मार्केट से बाहर, चाहे वो लेटेस्ट 5G क्यों ना हो। लेकिन कुछ रीजंस होते हैं वो जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं बेटा, जिनका हमें पहले से नहीं पता होता। वो आपको पता है बेटा क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज। इसका पता है किसी को? उत्तराखंड में क्या हुआ पता था किसी को? क्या होने वाला है, क्या होगा? 2 बार हो चुका है वहां पे ऐसा। जब उस कारण से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, फैक्ट्रीज खत्म हो जाती हैं, है ना बेटा, उस कारण से ऑटोमेटिक डेप्रेशन लगता है, वो पूरा एरिया खत्म हो जाता है। तो दैट्स वाई वो है नेचुरल कैलेमिटीज। तो इसका किसी को नहीं पता। सेकंड, fall in the market value of asset when there is economic recession। ये आपका कोविड-19 का सीन बेटा। कोविड-19 वर्ड हर एक बच्चे को पता है वो क्या है, क्योंकि उसकी सेकंड क्लास की स्कूल क्लासेस नहीं चल रही, रीजन कोविड। एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है, प्राइमरी स्कूल में है, वो आज तक स्कूल गया ही नहीं बेटा। उसको बताया गया कि बेटा कोविड है इसलिए आपका स्कूल बंद है, तो उसको अपना ABC ना भी आता हो इंग्लिश का, उसे पता है कोविड क्या होता है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस कारण से आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होगी। आज मेरी 5 लाख की मशीन की वैल्यू कम होगी क्योंकि मार्केट में रिसेशन है। कौन परचेज करेगा उसको बेटा? मैंने तो परचेज कर ली थी, मेरे पास तो है, अब मैं उसको बेचूंगा तो कौन खरीदेगा उसको? तो इस टाइप की एसेट्स के लॉस को बोलते हैं कैपिटल लॉस। अगर ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा उसे डेप्रिसिएशन ना कहकर क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। अब यहाँ पे बेटा 2 वर्ड्स निकलेंगे, कैपिटल कंजम्पशन एंड कैपिटल लॉस। तो नोट्स को भी सिस्टमेटिक रखा गया है, ठीक है, बट एक टेक्स्ट मैटर के तौर पे है। स्लाइड ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, तो जब हम वहां जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। सो डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है आपको समझा दिया, देख लेना क्या है। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं ड्यू टू एक्सपेक्टेड रीजंस। बट जब अनएक्सपेक्टेड रीजन से किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। ये आपको रीड करना है, फिर बताना है कोई डाउट है तो। एक बेटा, व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट? अब आ गया ना वो पॉइंट। तो जब एग्जामिनर ने एक बार ये डाला व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो हमने भी नोट्स के अंदर ऐड कर दिया करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। सिंपल, जितनी भी हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं इकोनॉमी के अंदर, उनकी वैल्यू जब कम होती है ड्यूरिंग द पीरियड ईयर, तो उसको बोलते हैं कैपिटल कंजम्पशन तो बोलते ही हैं, डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, पर उसका एक और नाम भी है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मीन्स इस साल अगर मुझे अपनी मशीन नई परचेज करनी हो, कभी भी बेटा भूल जाओ तो ऐसे बोलना, अगर मुझे इस साल अपनी एक्टिवा को बेच के नई एक्टिवा लेनी हो, कितने पैसे और डलेंगे, वो आपकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। गॉट इट एवरीवन?
नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया बेटा 6:15, मैं उनको मैसेज कर दूँ, क्लास इज गोइंग ऑन। सो दिस इज कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब देखो नोट्स के हिसाब से चल रहे हैं वहाँ पे सिस्टम। हमारे नोट्स कहाँ खत्म हुए, डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो मैंने आपको नोट्स आज शेयर किए आपके साथ, उसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टॉक्स एंड फ्लोज। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। स्टॉक्स क्या है बेटा बताओ, ये दो हमारे, अब मैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, फिर सो दैट आप वहाँ आज स्टॉक एंड फ्लो तक स्टडी कर सको नोट्स को। कौन से नोट्स कह रहा हूँ बेटा, स्लाइड्स वाले, ठीक है, उनको आप ऐसे कह सकते हो, स्लाइड्स बोल सकते हो, स्लाइड्स को स्टडी करना आपने, ठीक है। तो नोट्स, टेक्स्ट बुक, स्लाइड्स, तीनों चीज़ों को आपने बाय संडे स्टडी कर लेना कंप्लीट। स्टॉक्स एंड फ्लोज क्या है ये, हमारे पास जितने भी बेटा इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक के जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं कभी लाइफ में, कभी हम बोलते हैं कैपिटल, इनकम, मनी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये जितने वर्ड्स हम यूज करते हैं, इन वर्ड्स को हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसको बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम अकाउंट स्टूडेंट हैं, अगर तो हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स उनके पास भी सेम होती है, तो देखिए बेटा, अगर तो हम अकाउंट स्टूडेंट, हमें पता है कि दो वर्ड्स हम सुनते हैं, एक होता है इनकम, इनकम, और एक होती है एसेट्स, बैलेंस शीट। तो जो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, जो बैलेंस शीट है हमारी अकाउंट्स में, उसके लिए हम एज एट या एज ऑन या एज एट वर्ड यूज करते हैं, और जो इनकम होती है उसके लिए हम फॉर द ईयर यूज करते हैं। याद आया कुछ? Yes, sir. तो इनकम्स का मीनिंग होता है कि हम उसको 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनकम फॉर द ईयर, प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर एंडेड। और जो एसेट्स या लायबिलिटीज होती हैं उनको हम वैल्यू करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या मेरी स्टेटमेंट को समझ पाए आप, जो मैंने अभी आपको दी है? Yes, sir. तो जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को बेटा स्टडी करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम उसकी वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस टाइम कितना बैलेंस है कैश का, जब मैं आपसे पूछूंगा, तो आप अभी काउंट करोगे या 1 साल का काउंट करोगे, कितना आपके पास कैश आया? तन्वी बताइए या कोई भी बताइए। अभी काउंट करेंगे सर। अभी काउंट करोगे, वेरी गुड। अभी आपके पास कितनी बुक्स पड़ी हैं सामने, अभी काउंट करोगे कि सर जैसे मेरे पास भी सामने काफी बुक्स पड़ी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे सामने अभी 8 बुक्स पड़ी हैं, जो बैचेस अभी चल रहे हैं ना, उनकी बुक मेरे सामने टेबल पे पड़ी हुई है। तो ये मैंने अभी 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 आपके सामने काउंट किया है। ये थोड़ी कि मेरे पास ओनली 8 बुक्स ही हैं, 1 साल में मेरे पास कितनी बुक्स आती हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा ना, मैंने बोला एट प्रेजेंट मेरे पास 8 बुक्स हैं। तो जिन कॉन्सेप्ट्स को हम, अब बड़ा सिंपल लेते हैं बेटा, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उनको बोलते हैं स्टॉक्स। उन्हें क्या बोलते हैं? स्टॉक्स। इस टाइम क्या स्टॉक है, जैसे शॉपकीपर नहीं बोलता आउट ऑफ स्टॉक, आप बोलते हो सर ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या बोलते हैं? आउट ऑफ स्टॉक है जी, अभी नहीं मिलेगा, स्टॉक नहीं है इसका भी। तो वो ये वाला कंसेप्ट होता है कि अभी नहीं है, बोले आया था 1 साल में, तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट आए थे लेकिन बिक गए। जो फ्लो होता है ना, फ्लो इज ऑलवेज मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां एक टाइम डायमेंशन होती हैं, 1 साल का, 1 मंथ का, या 1 डे का, 1 वीक का। तो जिन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंस जो एग्जाम में आता है, एक स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, बस। बाकी तो हमने सब स्टडी किया ना, फाइनल एग्जाम में कुछ नहीं आता उसमें से। आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए तो आ जाए, फाइनल एग्जाम में क्या आना है वो हमें पहले से पता है। स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, तो नंबर 1 डिफरेंस क्या है? स्टॉक, it means the quantity of an economic variable which is measured at a particular point of time. Flow क्या है? which is measured during a period of time, over a period of time, जिसके साथ हम एक टाइम वर्ड को यूज करते हैं। जैसे वाटर टैंक में जो वाटर है, जैसे बोलो बेटा इस टाइम वाटर टैंक में जो वाटर है उसके साथ कोई टाइम लगेगा? क्या बोलेंगे हम? वाटर टैंक में जो वाटर है वो स्टॉक है या फ्लो है? बताओ। स्टॉक। स्टॉक है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वेल्थ है आपकी, वो क्या है? स्टॉक या फ्लो? आपके पास बैंक में कितना डिपॉजिट है, इस टाइम कितना बैंक बैलेंस है, वो क्या है? स्टॉक। ये सब स्टॉक कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मैं बोलूं आप एक साल में, अब देखो मेरे बोलने से पहले ही 1 साल आ गया, आप 1 साल में कितने पैसे कमा लेते हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो आ गया ना मंथली, ईयरली, दैट इज इनकम। आपकी 1 साल में कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, कल मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में बेटा, ट्यूसडे को। कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, मींस 1 साल में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद आपकी कैपिटल का बैलेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। आपको 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है, आपके 1 साल की कंजम्पशन कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है, ये सारे के सारे बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो वेरी सिंपल, फ्लो मींस विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसके साथ हम टाइम डायमेंशंस लगा के बात करते हैं, पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। तो वेरी सिंपल, आपको एग्जाम में इसका मीनिंग आएगा, इसका डिफरेंस आ सकता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट वो आपको 6 to 8 एग्जाम्पल देंगे, उसमें से आपको सॉर्ट आउट करनी होंगी कि उसमें से स्टॉक कौन सी है और फ्लो कौन सी है। ठीक है, तो बेटा आप इसको यहाँ पे स्टडी करो, इसको पढ़ना, मीनिंग को, डिफरेंस को, और फिर इन एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हैं और फिर यहाँ पे टेबल में एग्जाम्पल्स दिए हैं। इनमें से किसी भी एग्जाम्पल पे डाउट है तो अभी बताओ, रीड करो बेटा। स्टॉक में से किसी भी डाउट है? वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, कोई मीनिंग किसी का नहीं पता अगर आपको इसमें से? सर डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई का सर समझ नहीं आया। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चंडीगढ़ से दिल्ली 1 मंथ में कितने किलोमीटर है? आंसर दो बेटा इसका। चंडीगढ़ से दिल्ली 1 मंथ में कितने कितने किलोमीटर है? सर वो तो उतना ही रहेंगे सर जितना डिस्टेंस होएगा सर। नहीं, 1 मंथ में कितने हैं, और 2 मंथ्स में कितने हैं, और 1 डे में कितने हैं? तो आपने बोला सर नहीं, ये तो आप रॉन्ग बोल रहे हो, वो तो उतना ही रहेगा। तो बस बेटा, जो बैलेंस फॉर्म में है ना, जो जो एक पर्टिकुलर टाइम पे बोला जाता है कि आज चंडीगढ़ से दिल्ली 250 किलोमीटर है, जब तक कोई इसको चेंज नहीं करता। चेंज कैसे करेगा? कोई शॉर्टकट निकाल देगा। शॉर्टकट तो निकाल सकता है कोई, कभी भी निकल सकता है बेटा, लेकिन जब तक आप शॉर्टकट नहीं निकालोगे तब तक इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? 250 किलोमीटर्स। ये आप गूगल पे डालो, चंडीगढ़ टू दिल्ली डिस्टेंस 250 किलोमीटर आ जाएगी ऑलमोस्ट, वो सेम रहेगी। उसके साथ कोई टाइम डायमेंशन थोड़ी यूज हो रही है, 1 मंथ में कितनी, 1 ईयर में कितनी। अब बोलो ये क्या बात हुई, नॉनसेंस है ये तो, कि 1 मंथ में थोड़ी होता है, ये तो होता है डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस ही रहेगी। दैट इज कॉल्ड स्टॉक बेटा। जिसको हम आज मेजर कर रहे हैं, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं, वो स्टॉक है। पर जिसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे स्पीड, अब हम बात करें कि हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, हमारी कार की स्पीड कितनी है, कैसे बताते हो बेटा स्पीड को? बताओ, स्पीड का आंसर कैसे होता है आपका?
नहीं वो नहीं, जब हम बोलते हैं कि मैं इतनी स्पीड से जा रहा था, वो स्पीड कैसे बताते हैं हम? जैसे गाड़ी एक स्पीड पे चल रही है, पर आवर। यस आ गया ना पर आवर। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको और जल्दी जाना है, स्पीड 100 कर लो, तो 1 आवर में 100 किलोमीटर होंगे, तो 2.5 घंटे में दिल्ली दिल्ली पहुंच गए। कई ट्रेन ऐसी हैं बेटा जो 300 की स्पीड से होती हैं, 1 घंटे में दिल्ली पहुंचा देंगे आपको। 1 आवर में आप चंडीगढ़ से बैठो दिल्ली पहुंच जाओगे 1 घंटे में। ट्रेन बुलेट ट्रेन है, वो 300 की स्पीड पे। एरोप्लेन 300 से 400 की स्पीड पे चलता है, वो आपको 1 आवर में आधे घंटे में पहुंचा देता है। एक तो एयर रूट उनका कम होता है, ट्रेन का रूट अलग होता है, एयर रूट अलग होता है। तो जब वो एयर रूट से चलता है तो वैसे ही उनके किलोमीटर्स कम होते हैं, है ना। उन्होंने सीधा निकलना है ऊपर से, रोड्स में थोड़ी निकलना है। दूसरा, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। दिस इज द रीजन कि आप बाय एयर आधे घंटे में जा सकते हो और बाय ट्रेन 3 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। ये सब कुछ बेटा स्पीड पे डिपेंड है, वॉट इट। तो स्पीड का फॉर्मूला हमेशा पर आवर होता है। तो जिसके साथ पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर लग जाए, वो है टाइम डायमेंशन, उसे बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। रेस्ट आप स्टडी करना, मैं इसके ऊपर फिर से टॉपिक लूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वहां से भी स्टडी करना स्लाइड में से, फिर आपका एक ओपिनियन क्रिएट होगा एंड देन वी विल डिस्कस। मेन चीज क्या बेटा इसका मीनिंग, स्टॉक आर दोस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये सारे के सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना जिनकी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सब के सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। जिसकी बात इकोनॉमिक्स में होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स, विच इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। बट फ्लो आर दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम स्पीड की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, तो वहां एक टाइम डायमेंशन आएगा। जैसे बेटा आपकी 1 ईयर की पॉकेट मनी कितनी है, तो ये 1 ईयर का है ना, एक साल में कितना पैसा मिलता है, या 1 मंथ की पॉकेट मनी कितनी है, आपके एक साल के खर्चे कितने हैं, एक्सपेंडिचर कितने हैं, आपकी एक साल की इनकम कितनी है, वहां टाइम आएगा हमेशा। तो यहाँ जो भी वर्ड लिखा है, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, वही इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। ऑब्लिक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे। आपकी मनी की सप्लाई कितनी चेंज होती है एक साल में कंट्री के अंदर, मनी सप्लाई बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, वो आरबीआई डिसाइड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साल का है। वाटर लीक हो रहा है टैंक में से, अब इधर क्या है बेटा देखो, नोट्स में ऐसा करते हैं कि बार हम 6 नंबर पे क्या है, वाटर इन ओवरहेड टैंक, तो वाटर का जो क्वांटिटी है वो स्टॉक है, बट वाटर लीक कैसे हो रहा है, कितना वाटर लीक होता है टैंक में से, वो फ्लो है। क्योंकि हम बोलते हैं ना 1 घंटे में इतने लीटर पानी लीक हो जाएगा, अगर इतना लीक होगा। बोलते हैं ना, अगर ऐसे ही वायरस फैलता गया तो अगले 1 महीने में 5 लाख पेशेंट्स आ जाएंगे। तो ये क्या है बेटा, ये फ्लो है। वो देखते हैं कि अगर इसी स्पीड से कोविड अपना बढ़ता जाएगा, तो आप देखना अभी 3 लाख पेशेंट्स आ रहे हैं, फिर 5 लाख पेशेंट्स आएंगे, तो वो एक स्पीड की बात कर रहे हैं। तो वहां हमेशा वो टाइम लगाएंगे 1 मंथ। 1 मंथ के बाद इतने केसेस होंगे इंडिया में, क्योंकि वो फ्लो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। आई थिंक इतना इनफ है। इसके बाद नोट्स ओवर हो जाते हैं। मेरा एक पूरा टॉपिक आपके साथ ओवर हो गया, दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे इसमें और भी टॉपिक्स थे, वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं नेक्स्ट चैप्टर्स में डाल दिए हमने। नेक्स्ट टॉपिक नोट्स मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं, बुक में अभी मे बी कॉन्सेप्ट अभी और चलेगा आगे, तो भी नेक्स्ट क्लास में हम बुक ओपन करेंगे। मैंने आपको अपने नोट्स रीड करवा दिए, ये वन टाइम था। अब मैं पूरा साल ये नोट्स दोबारा ओपन नहीं करने वाला, ठीक है। आपको करवा दिए, आपको दे दिए, प्रिंट आउट आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे। अब आप इनको स्टडी करो। डाउट्स आप चाहे डेली पूछ लो, कोई इशू नहीं है, डाउट्स के लिए ऑलवेज रेडी हूँ, चाहे कोई भी डाउट कभी भी लेके आओ। बट मेरी तरफ से एक और हो गई ये नोट्स, अब मुझे लगता है ये यूजलेस है, मैंने पढ़ा दिया बस, जो हमने इसमें से सीखना सीख लिया। अब बार बार थोड़ी इसको पढ़ते रहना है। अब सेकेंड स्टडी आप बुक से करोगे, ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टडी स्लाइड से करोगे, बस बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, कल मिलेंगे रात को 8:30। एनीथिंग एल्स नाउ, क्लास ओवर कर रहा हूँ।